Hello students, welcome to Unique Academy. So we'll be starting with our social studies. So last time we completed economics, right? नहीं, एग्रीकल्चर खत्म किया था हमने, चैप्टर नंबर 4. ठीक है, तो जिसने देखा नहीं है ये पहले सब देख लेना. और वी कंप्लीटेड हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो था नेशनलिज्म इन यूरोप. तो देखिए कुछ स्कूल्स में नेशनलिज्म इन यूरोप होगा, कुछ स्कूल्स में नेशनलिज्म इन इंडिया होगा. दोनों इंपॉर्टेंट है व्हेन कम्स टू योर सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम, राइट. वहाँ 19 चैप्टर्स में दोनों इंक्लूडेड है, राइट. तो देखो क्या होता है, देर आर 5 चैप्टर्स फ्रॉम योर हिस्ट्री, राइट. तो एनी 4 यू शुड बी वेरी वेल वर्स विथ, राइट. तो हम पूरे 5 करेंगे. एट लास्ट यू डिसाइड कौन सा आपको स्किप करना है, कौन सा नहीं करना है. इन माई से कि हैव अ ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग, राइट. और क्वेश्चन को लेट द क्वेश्चन डिसाइड, राइट. कौन सा आपके लिए अटेम्प्ट करना ईजी है, कौन सा नहीं है. तो टाइम थोड़ा लगेगा, थोड़ा ध्यान देना, राइट. और ये कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी लेसन है, तो फोकस. तो मैं इसको रब करता हूं. और वंस वी कंप्लीटेड विद दिस देन विल स्विच बैक टू योर इकोनॉमिक्स, राइट. या फिर हम पॉलिटी पे चले जाएंगे. तो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया है, लाइक कटिंग डाउन योर सिलेबस. तो विल स्टिक टू योर 19 चैप्टर्स जो कि ऑलरेडी बताया है. जिसने सिलेबस नहीं देखा है एक बार देख लेना, राइट. एंड प्लान योर लाइक स्टडीज अकॉर्डिंगली. अब बढ़ते हैं आगे. तो देखो नेशनलिज्म इन यूरोप हमारा हुआ है, तो यू शुड बी हैविंग एन ओवरव्यू कि व्हाट एग्जैक्टली मीन्स नेशनलिज्म. नेशन स्टेट क्या होता है, राइट. मॉडर्न स्टेट क्या है, एंड व्हाट एंड हाउ टू ब्रिंग नेशनलिज्म. यहाँ पे क्या होगा, इंग्रेडिएंट क्या लगेगा जब नेशनलिज्म आएगा, और नेशनलिज्म से एक्चुअली कब आता है, राइट. ये 3-4 चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट आपको याद होनी चाहिए, राइट. कुछ तो लिंक करने की कोशिश करो. नेशनलिज्म कब आएगा, जब वहां पे कॉमन आइडेंटिटी होगा, राइट. इसका सबसे पहले काम किसने किया था, नेपोलियन ने, राइट. कॉमन मेजर्स, कॉमन वेट्स, कॉमन लैंग्वेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि कॉमन चीज आए तो लोग एसोसिएट कर सके, यूनिटी आए उनमें, राइट. एंड दिस यूनिटी कैन बी यूज कैन दिस. और नेशनलिज्म क्या एक्चुअली फीलिंग है, फीलिंग ऑफ व्हाट, बिलोंगिंगनेस. बिलोंगिंगनेस कब आएगा, जब उसमें कुछ कॉमन होगा, और ये अल्टीमेटली किसके लिए स्ट्राइव करेंगे, टू फॉर्म अ नेशन. और वहां से कहां पे जाएंगे, मॉडर्न स्टेट में, राइट. अब ये कब होगा, जब इनका कुछ कॉमन, कॉमन क्या होना चाहिए, एक मिनट देना. कॉमन क्या होना चाहिए, कुछ कॉमन इनका हिस्ट्री होना चाहिए, राइट. किसी एक मोनार्क के अंदर दे मस्ट बी रूलिंग, कोई एक मोनार्क को रूल करना चाहिए, कुछ कॉमन ट्रेडिशन होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. और नेशन बनने के लिए क्या तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है. थोड़ा लिंक करने की कोशिश करना है. क्या होगा, डिवोशन होना चाहिए, वरना कौन आएगा, राइट. सेकंड, सेक्रीफाइस देना पड़ेगा. और थर्ड क्या था, थोड़ा याद करना है. ये तीनों चीज याद आना चाहिए आपको बाय डिफॉल्ट, कि नेशन बनने के लिए, नेशनलिज्म तो फीलिंग है, राइट. उससे नेशन बनाने के लिए देयर शुड बी 3 थिंग्स नीडेड. फर्स्ट, डिवोशन होना चाहिए. सेक्रीफाइस होना चाहिए. थर्ड, स्ट्रगल या फिर एंडेवर होना चाहिए, राइट. ऐसे तो मिलने वाला नहीं है. तो ये सब चीज है, बाय डिफॉल्ट लिंक होना चाहिए था. यहां तक जिसको याद है ठीक है, जिनको याद नहीं आया टेक योर टाइम, नोट डाउन दिस फ्यू थिंग्स जो मैंने आपको बताई. व्हाट आई सेड कि नेशनलिज्म तो बस एक फीलिंग है, राइट. वो कैसे आएगी, थ्रू कॉमन आइडेंटिटी. द क्रेडिट गोज टू हुम, नेपोलियन ने स्टार्ट किया था. देन इट वाज लाइक डाइवर्सिफाइड इन एवरी अदर कंट्री, राइट. फॉर्मिंग इटली, जर्मनी एक्सेट्रा, सब कुछ पढ़ा है, नहीं याद आ रहा थोड़ा पीछे का वीडियो देखो तो याद आ जाएगा. सेम गोज विद इंडिया एज वेल. मैंने कहा था फ्रेंच इज फादर ऑफ ऑल रेवोल्यूशन, तो वहां से ये यूरोप में गया, यूरोप से एशिया में आया, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट. तो नेशनलिज्म आने के लिए यू रिक्वायर कॉमन आइडेंटिटी. कॉमन आइडेंटिटी कैसे आएगा, थ्रू कॉमन मेजर्स, जैसे फ्लैग हुआ, नेशनल एंथम हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब इससे क्या बनेगा, नेशन बनेगा. नेशन बनने के लिए 3 चीज है, 3 पैरामीटर है. तीन वो चीज क्या क्या है, डिवोशन, पेट्रोटिज्म होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल गांधी जी सेक्रीफाइस हिज प्रोफेशन, ही वॉज एन एडवोकेट ऑलरेडी वेल वर्स इन साउथ अफ्रीका. वहां वो सब कुछ छोड़ के इंडिया में आए थे, राइट. तो सेक्रीफाइस लगेगा. समवन सेक्रीफाइस देयर लाइफ, डिवोशन एक्सेट्रा, ये सब कुछ होगा कब, जब डिवोशन होगा. सेकंड सेक्रीफाइस होगा. सेक्रीफाइस का स्ट्रगल करना पड़ेगा, इजीली नहीं होगा ये, राइट. इसको एंडेवर बोलते हैं. ये सब कुछ क्या है, ऑल दीज आर द कीवर्ड्स यू हैव टू यूटिलाइज. ये सब कुछ कवर किया था फर्स्ट चैप्टर में. तो जिन्होंने मिस किया था, याद नहीं आ पा रहा है, पहले जाके ट्रैक करना. अभी के लिए टाइम देता हूं, फटाफट इसको नोट कर लो, ठीक है. नेशनलिज्म नोट करना है, नेशन नोट करना है, 3 पैरामीटर्स क्या है वो नोट करना है, कॉमन एंटिटी क्या है ये नोट करना है. चलो 1 क्विक मिनट, नोट डाउन दिस क्विकली.
चलो लिख लिया, ये बस रिवीजन था, ये करके आना चाहिए था, राइट। चलो विल मूव अहेड। तो बेसिक क्लियरिटी होना चाहिए, नेशनलिज्म है क्या, नेशनलिज्म इंडिया में क्यों आएगा, वाई। देखो यूरोप में क्या था, वहां पे दे वर बीन रूल्ड बाय डिफरेंट मोनार्क्स, राइट। मोनार्की थी, डिफरेंट डायनेस्टी थी, बर्बन डायनेस्टी, सिडली, पिडमॉन्ट, साइडेनिया, हमने पढ़ा था, थोड़ा बहुत याद आ रहा है। बट यहां पे मोनार्की नहीं थी इंडिया में। इंडिया में अ कॉमन एनिमी वाज हु, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसने इंडिया में यूनिटी लाई, राइट। एल्स वी वर डाइवर्स, आज भी वी हैव डाइवर्सिटी, राइट। बट व्हाट कीप्स अस इंटैक्ट, यूनाइटेड, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, राइट। ये जो हम कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, राइट। तो थोड़ा बहुत लिंक करना है, दिस विल गिव यू डेप्थ इन योर आंसर्स। तो फोकस। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब नेशनलिज्म क्या है, फटाफट याद रखना। और नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ वननेस या फिर बिलोंगिंगनेस अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी। टेरिटरी बताया था मैंने क्या कहा था आपको, थोड़ा ध्यान देना। मॉडर्न स्टेट या फिर मॉडर्न नेशन कब बनेगा, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, नेशन कब बनेगा, जब उसके अंदर चार चीजें होंगी, थोड़ा याद रखना। एक तो वहां के सिटीजन्स डिफाइन होने चाहिए कि वहां के सिटीजन्स कौन है, क्या होने चाहिए, एक मिनट देना। हाँ, वहां के क्या होने चाहिए, एक मिनट, सिटीजन्स डिफाइन होने चाहिए। सेकंड, देयर बाउंड्री शुड बी डिफाइन। बाउंड्री मतलब उनका टेरिटरी होना चाहिए कि इंडिया है, इसके बाद पाकिस्तान है, फिर ईरान है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, बाउंड्री होनी चाहिए। थर्ड, वहां पे क्या होना चाहिए, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, राइट। और फोर्थ इज योर आर्मी, देयर शुड बी एन आर्मी टू डिफेंड। और एक गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, सॉवरेन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अंडर कंपल्शन ऑफ थर्ड पार्टी, क्वीन के अंदर नहीं होना चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो पूछना चाहिए। सॉवरेंटी लाइज विथ हुम, याद करो, विद द पीपल। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ पावर। तो ये सब कुछ याद होना चाहिए। जब ये कुछ बन जाएगा तो वी कैन से अ नेशन इज अ नेशन स्टेट या फिर मॉडर्न स्टेट, ये सब उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो उसको तरफ तो हमने क्या समझा, नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ वननेस या फिर बिलोंगिंगनेस अमंग द पीपल। अमंग द पीपल मतलब जो वहां पे रह रहे, लिविंग इन अ टेरिटरी, ठीक है, ये हुआ। तो दिस यू कैन यूज इन योर इंट्रोडक्शन व्हाइल राइटिंग द आंसर्स, राइट। तो स्ट्रेट अवे 1 मार्क मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, ये लिख लिया होगा, राइट। तो बराबर काम नहीं करना है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा बात समझना है कि विल स्टार्ट विथ टाइमलाइन, कि हमें एकदम पीछे भी नहीं आना, ज्यादा आगे भी नहीं जाना। हम स्टार्ट करेंगे विद वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, बाय डिफॉल्ट यू शुड बी अवेयर, 1914 से स्टार्ट हुआ था, राइट। एंड कब हुआ था, 1919 विद ट्रीटी ऑफ, कौन सा था, पढ़ा हमने, राइज ऑफ हिटलर से बाद हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, राइट। इतना याद हुआ तो ठीक है। अब देखना वहां पे एक बार बार आप याद रखना, लुइस 16 को, लुइस 16 वी आर अवेयर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। तो ये भाई साहब के पास पहले डिवाइन राइट्स थे, राइट, कंप्लीट। ही वाज व्हाट, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क। बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, ही वाज कन्वर्टेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, देन रिपब्लिक, राइट, देन अगेन डिक्टेटरशिप। तो ये सब चेंजेस क्यों आए, बिकॉज ऑफ अंडर हिज रीन। तो क्या क्या हुआ था, थोड़ा बात समझना है। और वही सेम चीज आपको हर जगह यूज करना है। जब भी वॉर होगा तो ये 3-4 चीज है बाय डिफॉल्ट होगी। इनके टाइम पे वॉर हुआ था, ही सेपरेटेड व्हाट, 1776 रिवॉल्ट ऑफ अमेरिका। तो 3-4 चीज क्या थी, समझना पहले बात। तो फर्स्ट, ही डाइवर्सिफाइड व्हाट, द रिसोर्सेस। डाइवर्सिफाई मतलब क्या किया, थोड़ा कलर करते हैं चेंज। जो फूड फ्रेंच में चाहिए था वो उन्होंने कहां पे भेज दिया, वॉर में सपोर्ट करने के लिए, आर्मी के साथ। फिर वेपन्स के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया, राइट। अब फूड और वेपन के लिए क्या लगेगा, ऑल दिस रिक्वायर्स व्हाट, मनी। और मनी इतने बाद उनके पास था क्या, नहीं। तो उन्होंने क्या लिया, लोन लिया। लोन की वजह से क्या हुआ, डेप्थ बढ़ गया। डेप्थ बढ़ गया तो वहां पे जो मर्चेंट्स थे उन्होंने इंटरेस्ट बढ़ा दिया। अब ये भाई साहब के पास मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था, टैक्सेस। सो बाद में इन्होंने एस्टेट बिलियनर बुलाई और टैक्सेस को बढ़ाने की कोशिश की। तो वहां पे टेनिस कोर्ट में फिर बेस्टाइल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बात समझना है, कभी भी वॉर होगा तो उसमें सबसे पहले तो फूड की शॉर्टेज आएगी। सेकंड, वेपन में इन्वेस्ट करोगे तो मनी के क्राइसिस आएंगे, मतलब सोशल प्लस इकोनॉमिक क्राइसिस। व्हाई, बिकॉज जो मनी विच कैन बी यूज्ड हियर यू आर डाइवर्सिफाइंग समवेयर एल्स, और दैट टू ऑन लोन। लोन लोगे तो डेप्थ बढ़ेगा, राइट। डेप्थ बढ़ेगा तो मर्चेंट उस पर इंटरेस्ट बढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम लेने के लिए। इसको सपोर्ट करने के लिए द सोर्स ऑफ इनकम हैज टू बी इंक्रीज। सोर्स ऑफ इनकम क्या था, टैक्स था, उसको बढ़ा देंगे।
अब ये सब चीज जो था, ये हर कहीं पे वॉर होगा तो बाय डिफॉल्ट ये चीज होगा। और मैंने आपको बताया था जब ये सब कुछ होगा तो बाय डिफॉल्ट ऐसे टाइम पे वहां पे फेमाइन भी आएगा। इनके टाइम भी आया था, फेमाइन आया था, ड्रॉट आया था, सेम विल हैपन हियर। तो ये सेम चीज हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद या फिर एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। क्या हुआ बात समझना, इफ दे आस्क क्वेश्चन कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस या फिर व्हाट वर द कॉजेस, व्हाट वर द आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस और द आउटकम्स विच फेस बाय द वर्ल्ड, तो वहां पे ये सब कुछ लिखना है। क्या, आई समराइज फॉर यू, जस्ट ए मिनट। हाँ, सबसे पहले तो क्या हुआ, ब्रिटिश इंपोज वॉर एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया, मतलब ये टैक्सेस की बात है। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड। क्यों, ये इनका सोर्स ऑफ इनकम है, जस्ट लाइक लुइस 16, तो इन्होंने पहले तो टैक्स बढ़ा दिया और टैक्स कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी, राइट। सेकंड, प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स वर डबल ड्यूरिंग द वॉर। क्यों, समझो फूड क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो हमने पढ़ा था प्राइस इंक्रीज होता है, याद आ रहा है, बनाने वाला एग्जांपल, इन्फ्लेशन आएगा इससे, ठीक है, थोड़ा बहुत याद आना चाहिए, 2-3 जगह पे कवर किया है, नहीं याद आ रहा तो लेट मी नो। तो यहां से इन्फ्लेशन होगा इसलिए प्राइसेस का डबल्ड और यहां पे हाइपर इन्फ्लेशन को टच करेगा। सेकंड, फोर्स रिक्रूटमेंट, ये किसने किया था, याद करो, नेपोलियन ने फोर्स कॉन्सेप्शन लाई थी। अब इनको क्या चाहिए थी, सी दे रिक्वायर मैन पावर टू फाइट द वॉर, राइट, तो दे फोर्स इंडियंस टू जॉइन द आर्मी टू डिफेंड देम और टू अटैक फ्रॉम देम, राइट, इन द वर्ल्ड वॉर। तो ये फोर्स रिक्रूटमेंट वॉज मेड बाय ब्रिटिश, वॉज मेड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियंस को रिक्रूट किया गया था टू फाइट द वॉर्स। थर्ड, क्रॉप फेलियर रिजल्टेड इन द शॉर्टेज ऑफ फूड मटेरियल्स, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्रॉप फेलियर क्यों हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सेकंड, वहां पे फेमाइन भी आया, राइट, तो ये सब हुआ और सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दी। ये सेम चीज हमने पढ़ा था, ये सेम चीज हर जगह पे लिखना है। और इसको कैसे लिखना है, वाइल राइटिंग द आंसर्स डिवाइड देम इनटू 2 सब कैटेगरीज, लाइक सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल भी बता सकते हो। इंस्टेबिलिटी आई थी वहां पे, राइट, ये सब हुआ। सोशल में क्या हुआ, देखो, ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, कोई भी कंट्री कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था, राइट। सेकंड, फियर एकदम बढ़ गया था, राइट, हुएवर कैन अटैक एनीवन नाउ, राइट, तो इसके से ये क्राइसिस आई, इसका क्राइसिस आया मतलब इंडस्ट्रीज वर बैडली अफेक्टेड, राइट। फॉर एग्जांपल नाउ बिकॉज ऑफ कोविड-19, राइट, नाउ देयर आर लाइक, सबसे पहले तो टूरिज्म हैम्पर हो गया, अभी टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हैम्पर हो गई, राइट। सेकंड, इंपोर्ट्स पे अब रेगुलेशंस आ गए ज्यादा, राइट, लाइक पीपल हैव स्टॉप्ड नाउ बाइंग एनीथिंग, राइट, क्यों, कंसीडरिंग द वायरस कैन स्प्रेड, तो ये ऑब्लिगेशन आ जाते हैं, राइट। ये तो वायरस था, समझो यहाँ पे अटैक की वजह से हुआ था, तो वहां पे तो अलग फियर है, राइट। दिस यू कैन हैंडल, लाइक टू सर्टेन एक्सटेंट यू कैन यूज सैनिटाइजर्स एंड एक्सेट्रा। इसको कैसे हैंडल करोगे जब ट्रस्ट और फियर ही खत्म हो जाएगा, राइट। इससे वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्राइसिस आया, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम 1929 के क्राइसिस एक्सेट्रा। अब यहाँ पे क्या समझना है आपको, इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, व्हाट वाज दैट, हाउ द वर्ल्ड चेंज, हाउ द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चेंज, तो यहाँ पे ये सब लिखना है। अंग्रेजों ने क्या किया था, टैक्स बढ़ाया था, क्यों, उनका वही अल्टीमेट सोर्स ऑफ इनकम था। इंडिया वाज द वन ऑफ द रिचेस्ट कॉलोनी, राइट, रिचेस्ट कॉलोनी थी, सोने की चिड़िया थी, राइट, जो पैसा आएगा यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। वॉर कब स्टार्ट हुआ था, 1914, एंडेड इन 1919। क्या हुआ, फर्स्ट तो इन्फ्लेशन आया वहां पे, फूड क्राइसिस आए। सेकंड, लोन्स के डेब्ट्स बढ़ गए, उसके लिए उन्होंने ये उसको भरने के लिए क्या किया, यहाँ पे टैक्सेस बढ़ा दिए, टैक्सेस इंक्रीज किए। क्रॉप फेलियर हुआ बिकॉज ऑफ व्हाट, ड्रॉट्स, फेमाइन एक्सेट्रा, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। और उसके बाद फोर्स मिलिट्री सर्विस इंडियंस पे फोर्स किया गया था, इसके वजह से क्या हुआ, ये सब कॉन्सिक्वेंस था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अगर वर्ल्ड वॉर 2 भी पूछे, कोई दूसरा वॉर भी पूछे, तो ये सब बाय डिफॉल्ट आएगा। एम आई क्लियर? सो टेक योर टाइम, राइट, आई गिव यू अ मिनट, राइट दिस क्विकली, अपने वर्ड्स में लिखना है, राइट, आई ड्रॉप दिस, चलो बी क्विक। चलो लिख लिया होगा, राइट, टाइम लग रहा है तो पॉज कर लेना, राइट, और आगे बढ़ना।
ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, जस्ट ए मिनट हियर। तो हाँ, तो हमने समझा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट रहा इंडिया पे, वर्ल्ड पे भी ये सेम इंपैक्ट दिखेगा, रिपरकशन विल बी सीन, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं, देखो यहाँ पे एक एंट्री होगा महात्मा गांधी जी का। अब बात समझना है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। बैकग्राउंड में क्या हुआ है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद 1919 तक उसमें आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बना था, उनके अंदर अभी कोई इंपॉर्टेंट लीडर या फिर इंपॉर्टेंट से ज्यादा कोई ऐसा प्रोमिनेंट लीडर नहीं है जहां पे लोग पीपल कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट हिम, राइट। क्योंकि अब वहां पे क्या हुआ है, इंटरनली वहां पे क्लैशेस हुए हैं। देखो थोड़ा ब्रीफ में समझना है, ज्यादा डिटेल में मत जाना, हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आईएनसी के अंदर दो ग्रुप आ गए थे। अब आ गए थे एक्सट्रीमिस्ट और सेकंड थे मॉडरेट्स। अब दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग थी। मॉडरेट्स बिलीव इन व्हाट, प्रेयर, पेटिशन एक्सेट्रा। एक्सट्रीमिस्ट बिलीव कि नहीं, अब हमें वेपन उठाना पड़ेगा और वी हैव टू रिवोल्ट, राइट। अब सीधे सीधे मतलब प्रेयर पेटिशन से तो अभी इंडिपेंडेंस नहीं मिलना, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये क्लैशेस की वजह से दोनों में, ये आईएनसी दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पीपल का ट्रस्ट खत्म हो गया। नाउ आईएनसी रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ लीडर हु कैन यूनाइट दिस और वापस वो ट्रस्ट जगा पाए। तो यहां पे एंट्री होते गांधी जी की। गांधी जी वॉज कॉल्ड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, ही वॉज हिज पॉलिटिकल गुरु। अब हमें क्या समझना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी की जर्नी, तो थोड़ा ध्यान देना। सो गांधी जी वॉज ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका, राइट। ही वॉज ऑलरेडी एन एडवोकेट देयर। और थोड़ा टाइम वहां पे रुक जाते तो क्या पता वहां के सीएम वगैरह तो बन ही जाते, राइट। बट नेशन कॉल्स, राइट, यहाँ पे सूट वूट में थे तो नेशन को कॉल आया। तो समझना है यहाँ पे कि गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 जनवरी में गांधी जी इंडिया में आए। अब आके क्या किया उन्होंने, वो 2 साल तक, 2 years तक उन्होंने बस इंडिया का जर्नी किया, राइट। टू व्हाई डिड ही लाइक टुक द जर्नी, वो सब यहाँ पे घूम रहे क्यों थे, टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटीज, कि व्हाट आर द रियल इश्यूज दैट द मासेस आर फेसिंग, राइट। तो उन्होंने जर्नी किया 1915 से। 1915 में उनका अराइवल हुआ था जनवरी में, शायद 7 या 9 जनवरी है। इस टाइम पे हम इंटरनेशनल प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, राइट। तो ये सब इनकी बात है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या गांधी जी का, थोड़ा ध्यान देना। हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड अ जर्नी ऑफ फ्रॉम मोहन टू महात्मा, हाउ अ मैन was suit in dress, change his costume etc. he turned out to be बापू। तो बात समझो, गांधी जी ने यह बुक लिखी थी हिंद स्वराज, ठीक है। ये हिंद स्वराज है, ये लिखी थी गुजराती में, ये लिखी थी 1909 में, जब वो लंदन से आ रहे थे साउथ अफ्रीका। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज के अंदर यह बताया था कि कॉपरेशन इज द रूट कॉज वाई, कॉपरेशन इज द रूट कॉज वाई ईस्ट इंडिया कंपनी इज एबल टू रूल ऑन इंडिया। क्योंकि इंडियंस कॉपरेट कर रहे हैं। जिस दिन इंडियन ने कॉपरेट करना बंद कर दिया, इनका यहाँ पे जो रूलिंग है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कहाँ पे मेंशन किया था उन्होंने, 1909 में बुक लिखी थी हिंद स्वराज, रिटन बाय हूम, महात्मा गांधी जी। वहां पे उन्होंने मेंशन किया था कि रूट कॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू रूल ओवर इंडिया इज बिकॉज ऑफ इंडियंस कॉपरेटिंग विद देम, ठीक है। और ये उनकी बुक भी है, कभी टाइम में तो पढ़ना, ये द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ से, कि यहाँ से गांधी जी ने ये 2 साल में क्या क्या सीखा और उन्होंने क्या क्या किया। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने समझा बात को कि उन्होंने सत्याग्रह का वेपन दिया था इंडियंस को। अब सत्याग्रह में 2 वेपन है, एक है एक्टिव और एक है पैसिव। एक्टिव मीन्स यू इन्वॉल्व इन वायलेंस, सम काइंड ऑफ वायलेंस। तो गांधी जी व्हेन ही वाज इन साउथ अफ्रीका, ही वाज इन्वॉल्व इनटू एक्टिव सत्याग्रह। एक्टिव सत्याग्रह मीन्स व्हाट, कि आप रूल्स को ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, थोड़ा ब्रीफ थोड़ा समझना है कि वहां पे क्या था कि मैरिज के सर्टिफिकेट्स एंड ऑल यू हैव टू कैरी, ठीक है, पासपोर्ट वगैरह कैरी करना पड़ेगा। बट ऑल ऑफ अ सडन वहां पे साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, दे पास्ड अ रूल कि अपार्ट फ्रॉम क्रिश्चियन मैरिजेस ऑल अदर मैरिजेस आर डिस्कार्डेड, दे आर नॉट लेजिटिमेट। तो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया और वहां पे उन्होंने ये पेपर्स को, जो मैरिज सर्टिफिकेट थे, उसको जला दिए। तो उससे बात हुआ क्या, वहां पे लाठीचार्ज हुआ एंड ही वाज हिट। और उनके जो सपोर्टर्स थे वो इतने सपोर्ट में नहीं आए, क्योंकि वहां पे वायलेंस हो रहा है, तो ओल्ड एज ये सब पीछे डर गए, पीछे हो गए, राइट। तो गांधी जी अंडरस्टूड दैट वन फैक्ट कि अगर हम एक्टिव में वायलेंस की तरफ चले जाए तो मास पार्टिसिपेशन विल बी लैकिंग। व्हाट विल बी लैकिंग, मास पार्टिसिपेशन। और मास पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं आएगा। तो गांधी जी ने अपना जो तरीका था सत्याग्रह का उसको चेंज किया और ही टर्न टू बी पैसिव।
वायलेंस मतलब क्या था, यहां पे आप मारपीट पे नहीं आते, बट यू इन्वॉल्व टू सब काइंड ऑफ फिजिकल एक्शन, राइट। पैसिव में क्या था, यू बिलीव इन स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंस, यू बिलीव इन स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंस, आप किसी पे कुछ नहीं करोगे चाहे कुछ भी हो, यू स्ट्रिक्टली अबाइड बाई इट। तो बाय द टाइम व्हेन गांधी जी रीच टू इंडिया, ही चेंज हिज आइडियोलॉजी फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अब पैसिव में क्या होगा, सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी आपको आके मारेंगे, मतलब कि लाठीचार्ज होगा यहाँ पे, पर यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं मार पाएंगे ना, बट यहाँ पे इट इज लेजिमेट, यू आर ब्रेकिंग द लॉस, राइट, आप वायलेंस कर रहे हो इसलिए। बट यहाँ पे तो दे विल बी अंडर प्रेशर, मीडिया वाले कल क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स क्वेश्चन, उस टाइम पे ह्यूमन राइट्स नहीं थे, बट फॉर दैट मैटर अंडरस्टैंड कि हियर द क्वेश्चंस कैन बी रेज्ड व्हेन दे वर अनआर्म्ड, हाउ यू कैन हिट देम, राइट। फॉर एग्जांपल जनरल डायर वाला इशू हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं इसको रब करता हूँ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे हमें गांधी जी की जर्नी समझनी है। गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया व्हेन 1915, 1909 में उन्होंने बुक लिखी थी जहाँ पे ही टॉक्ट अबाउट कॉपरेशन। तो ये जर्नी हम आराम से समझेंगे। टेक अ टाइम, 1 मिनट लेना है, एकदम ब्रीफ में लिखना है, आगे पूरा है इस पे, ठीक है। चलो बी क्विक। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड अहेड, जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो बढ़ते आगे। देखो बार बार क्या है, ये हिंद स्वराज को याद रखना, दिस विल बी यूजिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये कॉपरेशन से यहीं से आएगा, थोड़ा याद रखना, थोड़ा लिंक करते चलना है, ठीक है। अब आते हैं कि गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या था, लाइक कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेपन। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट वेपन दिया था, उसका नाम था सत्याग्रह। देखो सत्याग्रह मीन्स व्हाट, सत्य के लिए आग्रह, स्ट्रगल फॉर द ट्रुथ। सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन ट्रुथ और ट्रुथ फोर्स, कि यू हैव टू फाइट फॉर द ट्रुथ और होल्डिंग ऑन ट्रुथ, सत्य के लिए आग्रह, इसको ब्रेक करना है, ये वेपन था गांधी जी का। अब इसके अंदर 3 वेपन्स थे फर्दर, हंगर स्ट्राइक, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये तीनों समझेंगे, अभी के लिए इतना समझना है सत्याग्रह वेपन किसका था, गांधी जी का था। इसके मतलब क्या, स्ट्रगल फॉर द ट्रुथ। इट वॉज नॉन वायलेंट स्ट्रगल इंट्रोड्यूस बाय गांधी जी इन दी नेशनल मूवमेंट, कंप्लीटली नॉन वायलेंट था, राइट। मतलब ये किसका पार्ट था, पैसिव। थोड़ा आंसर में डेप्थ आएगा ऐसे वर्ड यूज करोगे तो, दिस आर कीवर्ड्स। नाउ इट परसुटेड द अपोनेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ, मतलब कि यहां पे आपको जो अपोनेंट है, सी गांधी जी सेड डोंट हेट द एनिमी, हेट द सिन। मतलब अगर वो जो आदमी है उसमें से अगर वो सिन निकाल दो तो वो आदमी भी अच्छा, राइट। तो ही प्रोपोगेटेड दिस फैक्ट कि कोई आदमी गलत नहीं होता, जस्ट द एक्ट्स और हैबिट्स और बिहेवियर माइट बी रॉन्ग, राइट। ट्राई टू चेंज हिम, राइट। अब वो कैसे होगा, टू रिपीटेडली आस्किंग हिम एंड हेल्पिंग हिम टू ईज आउट दैट, राइट। लाइक फॉर दैट मैटर कि ही नेवर हेटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो इसलिए एलिगेशन लगते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कभी आराम से समझेंगे। अभी के लिए हमें इतना समझना है कि उन्होंने कहा था कि हमें एनिमी को हेट, परसुएट द अपोनेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ। अगर वो ट्रुथ समझ जाएगा तो फिर वायलेंस की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरी बात कि सत्याग्रह कब यूज करना है, तो 3 कंडीशन बताई थी। पहले तो आपका जो कॉज होना चाहिए वो ट्रुथ के लिए होना चाहिए, यू शुड बी फाइटिंग फॉर ट्रुथ। सेकंड, इट शुड बी अगेंस्ट इनजस्टिस, पहले तो ट्रुथ होना चाहिए, सेकंड इट शुड बी अगेंस्ट इनजस्टिस। अगर ये दोनों है तो वायलेंस की जरूरत ही नहीं है। सो फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर, मतलब पहले तो ट्रुथ होना चाहिए, योर स्ट्रगल शुड बी फॉर ट्रुथ, सेकंड इट शुड बी अगेंस्ट इनजस्टिस। अगर ये दोनों है देन देयर इज डेफिनेटली नॉट नीड फॉर अ वायलेंस, तब वायलेंस की जरूरत ही नहीं है, राइट। तभी वो सत्याग्रह खिलाएगा। अब इन्होंने कहा था ये जो वेपन है ये स्ट्रॉन्ग का वेपन है, स्ट्रॉन्ग का वेपन एज इन इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग। क्यों, क्योंकि जो वीक होगा ही विल लूज द पेशेंस और ही विल हिट, राइट। तो ऐसा होने के लिए शुड बी मेंटली सेलिब्रल पावर होना चाहिए आपके पास, यू आर एबल टू टॉलरेट एक्सेप्ट द अदर्स इमोशन। और यहीं से हमारा जो हमने पढ़ा था डिसेंट, राइट, डिसेंट और डिफरेंस यहीं से निकलता है ये, फ्रॉम दी आइडियोलॉजीज ऑफ गांधी जी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि आपको किसी को हेट नहीं करना है, हेट दिस इन। ही बिलीव दैट कि इफ यू आर फाइटिंग फॉर ट्रुथ एंड इट इज अगेंस्ट इनजस्टिस तो देयर इज नो नीड ऑफ वायलेंस। और ये किसी की बस की बात नहीं है, कौन इसको फॉलो कर सकता है, हु इज मेंटली इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग। वीक वो होगा, ही माइट बी मस्कुलरिटी बट राइट ही विल लूज द पेशेंस और वो हिट कर देगा और द बेसिक वैल्यू जो नॉन वायलेंस था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, इनके क्या क्या थे, हंगर स्ट्राइक, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, हड़ताल एक्सेट्रा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वर दी मेथड्स। 3 इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, हंगर स्ट्राइक, ये सब हम पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं हम केक।
तो यहाँ पे क्विकली ये लिख लो समराइज वर्जन। तो मैं इसको करता हूँ रब एंड बी क्विक, नोट डाउन दिस क्विकली। चलो, यू मस्ट हैव रिटन राइट, लिख लिया होगा, समझना है, रटना नहीं है, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस पे है, राइट। द मोर यू अंडरस्टैंड, द मोर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यू हैव, द मोर डेप्थ यू कैन प्रोवाइड इन योर आंसर्स। गांधी जी पे क्वेश्चन आता ही है, यूज देम वेरी इफेक्टिवली, राइट। ये सब जो हाईलाइट किए सब कीवर्ड्स है, इनजस्टिस, पैसिव, सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब क्या है, गांधी जी का बारे में कहीं पे कुछ आए तो स्टार्ट विथ सत्याग्रह, ही प्रोवाइडेड द नोबल मेथड, राइट, कंप्लीट इन ऑल वायलेंट। और इसमें आज भी इंडिया बिलीव करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हमारा पास न्यूक्लियर वेपन है, राइट। एक मिनट में हम हमारे जो है आजू बाजू के लोग उनको उड़ा सकते हैं, राइट, बट वी आर नॉट यूजिंग इट, वाई, बिकॉज वी बिलीव इन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। अब ये सब कहां से आता है, गांधी जी, बिकॉज वी बिलीव इन पीस, कि पीसफुली सॉल्व हो जाए, इसलिए ही टेबल पे बैठा जाता है ना, सेटलमेंट करने के लिए एग्रीमेंट्स होते हैं, राइट। तो ये सब यहीं से आता है, इंपॉर्टेंट है यूज करना, कितना आंसर में यूज करोगे गांधी जी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, आर फोर फादर, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा, यू विल गेट दैट आंसर। सेम थिंग कैन बी यूज इन पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल, मसल और मनी पावर को यूज करते हैं। तो मल्टीपल इसके ये है, यूटिलिटी है, थोड़ा ध्यान देना और कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब नेट प्रैक्टिस किया था गांधी जी ने आके, हर कोई आदमी अपने एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही हैज टू ट्राई कि जो जो उन्होंने सीखा है, साउथ अफ्रीका ऑन अ स्केल वॉज नॉट दैट ह्यूज कंट्री और नॉट दैट ह्यूज डाइवर्सिटी व्हेन कम्स टू इंडिया। पहले बात तो एरिया बड़ा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो क्या उनके वेपन्स यहाँ पे काम कर सकते हैं, तो इन्होंने पहले ट्राई अपने नेट प्रैक्टिस की थी। क्या क्या की थी बताता हूँ, देखो बुक में ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, बट द राइट ऑर्डर इज केक, केक याद रखना, CAK, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। बुक में ये बाद में पहले, बट इट्स कॉल्ड वेरीफाइड। देखो बुक क्या है, NCERT में क्या है, इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ व्हेन कम्स टू 10th NCERT, 12th का NCERT है, रिटन बाय बिपिन चंद्रा, ठीक है। तो उसमें आराम से डिटेल दिया है, पर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बोल रहा हूँ समझ लेना, फिर भी कुछ ऑब्जेक्शन है किसी को तो आस्क मी, राइट, आई रिजॉल्व इट। अभी हमारे काम के लिए क्या है कि गांधी जी ने आके 2 साल का जर्नी किया था, उसमें उन्होंने केक खाया, तो ऐसे याद होगा केक, CAK। पहले बात था चंपारण, चंपारण में इशू क्या था कि वहां पे इंडिगो फोर्स किया जाता था ग्रो करने के लिए। अब इंडिगो में दिक्कत क्या थी, 3/20 लाइन में आपको ग्रो करना है, और जहां पे भी आप इंडिगो ग्रो करोगे वहां पे वो लैंड हो जाएगा फर्टाइल, इनफर्टाइल होगा वो, फर्टाइल लैंड विल बी टर्न अप टू इनफर्टाइल और बैरन हो जाएगा। अब दिक्कत क्या थी, इंडिगो वॉज रिक्वायर्ड फॉर वॉट, क्यों, सोचो, मशीन्स राइज हो रहे हैं, हम पढ़ेंगे मशीन्स राइज होना मैनचेस्टर में, उसके से क्या था, वहां पे इंडिगो चाहिए था उनको फॉर व्हाट, योर क्लोथिंग, आर्टिफिशियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इंडस्ट्रीज में भी लिंक होगा चंपारण, राइट। अभी के में क्या समझना है कि वहां पे देवर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, और ये 200 साल तक, 200 साल पुराना इशू था। गांधी जी ने इसको उठाया था 1917 में, दिस वॉज 18 एंड दिस वॉज अगेन 18, ठीक है। तो पढ़ेंगे आराम से। अब यहां पे फोकस करना है, चंपारण में इशू क्या था, इट वॉज अ मूवमेंट ऑफ वर्कर्स इन द इंडिगो प्लांटेशन ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इट वॉज अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। और यहां पे क्या था कि देवर फोर्स टू ग्रो, और उससे दे वाज नॉट इन दिया प्रॉफिट, राइट। जो फार्मर्स थे उनके हित में नहीं था ये, क्योंकि उनका लैंड बैरन हो रहा है, राइट। तो गांधी जी ने अपना फर्स्ट वेपन यहां पे यूज किया, उसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो दो बात है, एक है NCM जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और एक है CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन में याद रखना, यू आर जस्ट नॉट कोऑपरेटिंग विद देम। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क यू टू राइट आंसर्स, राइट,
और आज आप अभी तक ही लिख रहे हो उसको, राइट? तो ये कॉपरेट नहीं कर रहे आप, तो जब ऐसा नहीं करोगे तो बोलेंगे एनसीएम। सीडीएम वॉज मोर हार्श, यहां पे आप कॉपरेट भी नहीं करोगे, प्लस यू विल इवन ब्रेक द लॉस, राइट? जैसे कि अभी मैं आपको बोल रहा हूं आंसर लिखना है, आप नहीं लिख रहे हो, तो आप क्या करते हो, सर हमें ना जनवरी में आएंगे और जो आंसर शीट है उसको भी फाड़ देंगे, मतलब यू आर इन्फॉर्मिंग मी एंड यू आर इवन ब्रेकिंग द रूल्स। पहले तो बस आप कॉपरेट नहीं करते, सेकंड टाइम यू आर इन्फॉर्मिंग मी, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं ये दिन पे आऊंगा और ये चाम तोड़ूंगा, मतलब यहां पे आप कॉपरेट नहीं कर रहे, प्लस आप रूल्स भी ब्रेक कर रहे हो, ठीक है? तो इसको बोलते हैं सीडीएम। तो सीडीएम मोर हार्श था। तो सबसे पहले गांधी जी ने कहां पे यूज किया था इसको? ये आंसर लिखोगे तो ठीक है, नहीं लिख पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ दे आस्क व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, देन यू कैन राइट दिस, कि उन्होंने ऐसे आके एवं कोई भी सत्याग्रह यूज नहीं किया था, उन्होंने पहले ट्राई और टेस्ट किया था कि इसका यूटिलिटी क्या है इंडिया में, क्या पीपल इसको फॉलो कर पा रहे हो, और फिर इसको इंप्लीमेंट किया था। तो ही फर्स्ट टाइम ट्राइड एंड टेस्टेड व्हाट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहां पे क्या था? ही आस्क्ड नॉट टू ग्रो इंडिगो, ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट द लॉ था, लॉ बना हुआ था कि आपको बाय डिफॉल्ट 3/20 लाइन पे आपको बनाना ही है। सेकंड, वहां पे टैक्सेस देने के लिए भी मना कर दिया था उन्होंने। तो पहले बात तो कॉपरेट नहीं कर रहे, सेकंड रूल्स को भी तोड़ रहे हैं, तो इसलिए इसको कहता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहां पे सक्सेस मिला था गांधी जी को। लेटर ऑन दिस वाज लाइक रिमूव्ड, राइट? इट वाज बैंड। कभी आराम से पढ़ना, बाद में गांधी जी वॉज एक्चुअली, इन्होंने वहां पे बहुत सारा काम किया था, खुद की कमेटी बनाई थी और वहां पे रिपोर्ट दिया था सब कुछ, ठीक है? हाँ। सेकंड आएगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अभी यहाँ पे अहमदाबाद के जो मिल स्ट्राइक के जो ओनर थे, ही वॉज वेरी म्यूचुअल फ्रेंड और क्लोज फ्रेंड ऑफ गांधी जी, पर उसके अगेंस्ट भी गांधी जी ने ही डिडंट एक्सेप्टेड एनीथिंग इनजस्टिस, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पे क्या था? लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन फोर्स्ड इन मिल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद टू स्टार्ट अंडर गांधी जी लीडरशिप। एक्चुअली यहाँ पे क्या था? प्लेग आ गया था। प्लेग की वजह से क्या हुआ था? यहाँ पे बोनस दिया गया था वर्कर्स को, ठीक है, कि आप ये प्लेग से मतलब कि एक्स्ट्रा बर्डन आ गया था, तो प्लेग के ऊपर उनको थोड़ा बोनस देने की बात की थी, ठीक है, लिख नहीं पा रहा हूं मैं, तो बोनस देने की बात की थी वर्कर्स को। अब हुआ क्या? प्लेग चला गया तो इन्होंने बोनस बंद कर दिया। पीपल गॉट, समझो व्हेन यू गेटिंग एक्स अमाउंट, नाउ वाई अमाउंट इज एडेड। अब ये वाई अमाउंट आपसे निकाल लोगे तो आपको बुरा लगेगा, तो पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग कि ये इंक्रीज करो। तो गांधी जी दे आस्क्ड गांधी जी टू गेट इन्वॉल्व इनटू दिस एंड हेल्प अस। तो गांधी जी ने अपना टीम बिठाया, मतलब ही टुक द रिसर्च एंड ही अंडरस्टूड कि भाई इनको सच में पेमेंट कम मिलता है, बिकॉज सी गांधी जी अंडरस्टूड, गांधी जी वॉज आर्डेंट बिलीवर ऑफ ट्रस्टीशिप में बिलीव करते थे, मतलब कि प्रॉफिट सब में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। उन्होंने देखा कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है इज गिविंग अप, तो सी मिल वर्कर्स को डिमांडिंग कि हम 10% इंक्रीज देंगे, फैक्ट्री ओनर्स को डिमांडिंग 50%, जो वर्कर्स थे दे वर डिमांडिंग 50%। गांधी जी टुक ऑल दी स्टडी, ग्राउंड रियलिटी चेक किया, पूरे रिकॉर्ड्स निकाले और फिर ही केम टू कंक्लूजन 35% इंक्रीज होना ही चाहिए। उन्होंने कहा वर्कर्स को कि गो ऑन हंगर स्ट्राइक, ठीक है, नहीं लिखा, उल्टा पुल्टा हो गया ये, यहाँ पे हंगर स्ट्राइक आएगा, मैं इसको रख करता हूँ। हाँ, तो अहमदाबाद में क्या था? हंगर स्ट्राइक थी, ठीक है, ये उल्टा हो गया, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ का, तो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक थी। और जब उनको पता चला कि हंगर स्ट्राइक में या लोग 1-2 दिन तो बैठ पा रहे हैं पर उसके बाद ये कंटिन्यू कर पा रहे, तो गांधी जी ने खुद ने यहाँ पे ज्वाइन किया था, ही स्टार्व्ड। तो फाइनली मिल ओनर्स केम एंड ही एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक को भी ट्राई एंड टेस्ट किया। सेकंड वाज खेड़ा। खेड़ा कहाँ पे था? गुजरात में था। यहाँ पे क्रॉप फेलियर की वजह से क्या हुआ? क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक्स इन इंडिया, लाइफ ऑफ द फार्मर्स वर मिजरेबल इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट डिस्पाइट फ्लैग्स। देखो लगान पिक्चर याद है कि अगर बरसात आई नहीं आई, लगान देना पड़ेगा, वो भी दुगना लगान। सेम इशू यहाँ पे हुआ था कि डिस्पाइट ऑफ क्रॉप फेलियर एक्सेट्रा, अंग्रेजों ने दे आस्क फॉर दी लैंड रेवेन्यू, अब वो दे नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे गांधी जी यूज व्हाट, ये बोलते हैं उसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने कहा लोगों को कि आप कॉपरेट मत करो, अगर पैसा मांगना है तो मत देना। और फिर बाद में कमेटी बैठी थी और फिर बाद में क्या हुआ? इट वॉज सक्सेसफुल। गांधी मतलब कि क्रॉप फेलियर की वजह से गांधी जी वर एबल टू जस्टिफाई दैट कि ये कैसे कहाँ से देंगे पैसा। अंडर गांधी जी लीडरशिप द डिमांड फॉर रिडक्शन इन द लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू इसको अबॉलिश कर दिया गया था और वो रिफंड कर दिया गया था 1 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट वेपन उन्होंने यूज किया। तो देखो सबसे पहले चंपारण में क्या यूज किया था उन्होंने? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अहमदाबाद में हंगर स्ट्राइक। खेड़ा में क्या यूज किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो तीनों समराइज है, देखो ऐसा था। और उसके बाद क्या हुआ? गांधी जी यहाँ पे वॉज द मोस्ट पॉपुलर, और अब यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट जीतना स्टार्ट कर दिया था। नाउ पीपल लाइक स्टार्टेड आइडलाइजिंग हिम, ही वॉज नाउ इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट लीडर। और जो फेस की जरूरत थी अभी, प्रोमिनेंट लीडर जो फेस की जरूरत थी अब किसको? आईएनसी को, वो फेस उनको मिल गया था। अब पीपल स्टार्टेड लाइक एक्सपेक्टिंग कि अब शायद हम फ्री हो जाए इस बंधन से, राइट। ये इंपॉर्टेंट 200 साल पुराना बंद कर दिया, मिल वर्कर्स को झुका दिया। ये खेड़ा में जो था इतना ऑपरेसिव था, उसको भी ही वॉज एबल टू डिफीट, राइट। तो इसके लोगों का ट्रस्ट हुआ एंड ही बिकेम ए नेशनल हीरो, राइट। तो क्विकली इसको लिख लेना है शॉर्ट में, आई विल गिव यू अ मिनट, बी क्विक।
So done. ओके, विल मूव अहेड। देखो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बाय बार थोड़ा देखोगे तो याद हो जाएगा। आई गिव यू द माइंड मैप एज वेल, तो कोई दिक्कत मत लेना, रिवर्स हो जाएगा। बट याद कैसे रखना है कि 1915 में गांधी जी का एंट्री हुआ, 2 साल तक गांधी जी ने जर्नी की, उसके अंदर केक खाया, ठीक है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट आएगा 1919 में रॉयल एक्ट। अब बढ़ते हैं आगे, राइट। जस्ट ए मिनट हियर, करते हैं रब। अब रॉयल एक्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसका लिंक फिर से कहां पे जाएगा, इसका लिंक जाएगा फिर से, चल रहा है ना, ठीक है। इसका लिंक जाएगा फिर से रॉयल एक्ट का वर्ल्ड वॉर 1 में। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। हाँ, इसका कहां पे जाएगा, वर्ल्ड वॉर 1 में। अब हुआ क्या था, देखो हमने पढ़ा था ऑटोमन एम्पायर के बारे में, राइट, कि कितना बड़ा टेरिटरी था, मेडिटेरेनियन सी पे पूरा कवर था, राइट। तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या होगा, ये ऑटोमन एम्पायर को पूरा कोलैप्स कर दिया जाएगा एंड ही विल बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू टर्की। बाकी पूरा पावर खत्म हो जाएगा। और यहाँ के मुस्लिम्स के जो खलीफा थे, रिलीजियस हेड, उनका यहाँ पे प्लेस था, राइट, उनका तख्ता था यहाँ पे, उनका थ्रोन था। अब यहाँ पे नोन एज खलीफा, राइट, इसको खलीफेट भी बोलते हैं, इसको नहीं होता खलीफा। अब इनका पावर पूरा डायल्यूट कर दिया, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गए। अब अंग्रेजों को कहीं ना कहीं पे ये पता था कि इंपॉर्टेंट कि मुस्लिम्स की मेजोरिटी है कहाँ पे, इंडिया में। अब ये क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे कि ऑटोमन एम्पायर जो है जो कोलैप्स कैसे हुआ, और इसके वजह से शायद दे माइट फेस रेपोकेशंस ऑपरेशंस स्ट्रगल इन इंडिया। तो इससे बचने के लिए बात समझना है, उनको पता था कि ऑटोमन एम्पायर में मुस्लिम्स के खलीफा वहां पे बैठते हैं, उनका पावर पूरा में डायल्यूट कर दिया, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इतना पूरा साम्राज्य था सब कुछ खत्म करके छोटा सा टर्की दे दिया उनको, बोले यहीं पे रहो। इसके से रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, तो उनको ये डर था कि इसके वजह से शायद इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स है वो एक्टिव हो सकते हैं और हमें मार सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसा एक्ट पास किया ताकि ऐसे कोई चीज हो ही ना। उसका नाम था रॉयलेट एक्ट। इसमें क्या था समझाता हूं, थोड़ा ध्यान देना। रॉयल एक्ट क्या था, कब पास होता, 1919, मतलब क्या, जस्ट आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्सलेस इसको पास किया था। द एक्ट गिव द गवर्नमेंट द पावर टू इंप्रिजन एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years, मतलब कि बिना एनी ट्रायल हु वाज इन्वॉल्व इनटू नेशनलिस्ट एक्टिविटीज। उनको लगा कि कोई भी मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है लोगों को, तो देवर पुट बिहाइंड द बार विदाउट एनी ट्रायल। ट्रायल मतलब कि कोई कोर्ट के अंदर कोई केस नहीं चलेगा, ना कोई एफआईआर ना कुछ, सीधा उठा के उसको जेल में डाल दिया, कहां, 2 साल तक, ताकि कुछ हो ही ना, ठीक है। तो ध्यान देना है, what power it gave to the government to imprison any person without any trial for 2 years. Aim of this act was to destroy the national movement by imposing the national workers. What? In the fear of what? Khalifa. In the fear of Khalifa, which was arrived after First World War. It was black law because it was against the basic human rights. Basic human rights क्या है? Freedom of speech and expression. कौन सा आर्टिकल है, याद आना चाहिए आपको, आर्टिकल 19, राइट। इवन योर व्यूज आर नॉट मैचिंग विद देम, यू हैव द एटलीस्ट यू हैव द वॉइस टू रेज, राइट। तो यही इसके अगेंस्ट था। अब यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे ना, वायलेंस के अंदर गए तो बात अलग है, पर यहाँ पे कुछ भी करते मिल गए तो उठा के उनको अंदर कर देंगे, जस्ट बिकॉज कि नेशनलिस्ट मूवमेंट इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया था। तो रॉयल एक्ट क्या था आपको समझना है उसका बैकग्राउंड। इट वॉज लॉन्च आफ्टर वॉट, आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द फियर ऑफ नेशनल एक्टिविटी दैट माइट प्रोपोगेट इन इंडिया। इसको कर्ब करने के लिए देयर वाज अ प्रोविजन कि गवर्नमेंट किसी को भी विदाउट एनी ट्रायल कैन पुट बिहाइंड द बार्स, राइट। इट वाज टू डिस्ट्रॉय द नेशनलिस्ट फीलिंग इन इंडिया। चलो बी क्विक, रॉयल क्या था, किसके बाद आया था, क्यों आया था। अब इससे रिलेटेड एक और चीज है, इसके रिलेटेड ही ये जो ऑटोमन एम्पायर गिरेगा उसके रिलेटेड ही एक खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट होगा इंडिया में बाय अली ब्रदर्स। तो इंपॉर्टेंट है वापस वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो इस पर भी आएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखो, और ये क्यों लॉन्च किया था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। चलो बी क्विक, राइट दिस। चलो
डन, लिख लिया होगा ना अभी। बढ़ते हैं आगे। देखो फ्लो समझना है, राइट, बस भागना मत, फ्लो समझना कि फ्लो मतलब कि किसके बाद क्या हो रहा है एज एन टाइमलाइन, राइट। तो इजीली समझ में आएगा, मैं टाइमलाइन भी दे दूंगा। जो समझना है कि 1909 में गांधी जी ने कॉपरेशन कर में लिखा था, 1915 में गांधी जी इंडिया में आए, 2 साल तक केक खाया, उसके बाद 1919 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था जो स्टार्ट हुआ था 1914 में, उसके बाद इंडिया में रॉयलेट एक्ट आया, क्यों, ताकि वो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ जो भी है उसको कर्व कर सके। ठीक है, यहाँ तक हमारा स्टोरी चला है, इतना क्लियर है। जिसको नहीं समझा एक बार फिर से आना पीछे, आराम से देखना। इफ इज गेटिंग टू फास्ट लेट मी नो, आई स्लो इट डाउन, राइट, बट थोड़ा सा आराम से पढ़ते पढ़ते चलना, राइट। और इसमें से कुछ कुछ चीज़ें क्या थी जो 9th में हमने आराम से पढ़ी थी, और फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप में भी हमने कवर किया, राइट। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा फास्ट लिया हूँ, फिर भी नहीं समझ में आ रहा लेट मी नो, आई रिपीट अगेन, राइट, या फिर पॉज पॉज करके देख लेना। चलो आगे बढ़ेंगे। रॉयल एक्ट क्या था, आर वी क्लियर, 1919 में आया था। अब बढ़ते हैं आगे। अब रॉयल एक्ट को लेकर क्या क्या चला था उसको बारे में समझते हैं, थोड़ा कलर लेते थोड़ा ढंग का। देखो, गांधी जी ऑर्गेनाइज अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह, नॉन वायलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉयल एक्ट। क्यों, ये दिस वाज अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज, ह्यूमन बेसिक राइट्स, और गांधी जी खुद तो पहले खुद ही एडवोकेट थे, तो वो तो कंप्लीटली इसके अगेंस्ट थे। सेकंड, हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज ऑन 6 अप्रैल, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज्यादा नहीं आएगा, इसके से हुआ था जनरल बाग, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी के बस समझना कि इसको रिटेलिएट कैसे किया था, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। रैलीज वर कंडक्टेड, शॉप्स वर क्लोज डाउन, वर्कर्स कंडक्टेड स्ट्राइक, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स केम टू स्टैंडस्टिल, द प्रोटेस्ट लेड टू जनरल बाग मैसेकर्स। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जेबी वाला मैसेकर्स इसके वजह से हुआ था। क्यों हुआ था समझना है। ऐसी हालत हो गई थी किसकी, ऐसी हालत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये साहब ने कौन था, उनका प्रोफेसर वायरस, राइट। तो हुआ क्या था, ये अंग्रेज ऐसे डर गए थे, और सामने थे ये मुस्लिम्स, मुस्लिम मेजोरिटी। उनको पता था कि अगर ये फायर स्पार्क हो गया तो दे विल डिस्ट्रॉय अस कंप्लीटली, हमारा इनका पूरा करियर बर्बाद था, इन्होंने कहा हमारा पूरा यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट बर्बाद हो जाएगा। तो इनको ये वायरस को शांत करने के लिए ये रॉयल एक्ट को पास किया गया था। ठीक है, देखो ये क्या क्या हुआ था। पैसिव रेजिस्टेंस, मैंने आपको बताया था व्हाट इज पैसिव रेजिस्टेंस। एक मिनट देना, मैं इसको जूम करता हूँ, ये उस टाइम का पेपर है, राइट, इसके मिनट या हाँ, देखो ये उस टाइम का पेपर था, इसमें कहा था पैसिव रेजिस्टेंस मतलब क्या, कंप्लीटली नॉन वायलेंट। आर बी क्लियर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब क्या, यू रेजिस्ट समथिंग, और ये पैसिव था ना कि एक्टिव, एक्टिव में होता यू विल एंड अप इनटू वायलेंस अगेंस्ट द ब्लैक बिल्स। ब्लैक बिल्स मतलब कौन सा, रॉयल एक्ट को ब्लैक बिल कहा था। बंगाल सपोर्ट टू द मूवमेंट, प्लेस टू द, ये एक्सेट्रा उस टाइम का पेपर था। उस टाइम का पेपर देखो कितना बढ़िया था, कहीं पे कोई ऐड दिख रहा है, ऐड कैंपेन, कहीं पे कुछ अब की बार ये, अब की बार और कुछ नहीं, राइट। इट्स प्योर प्योर मीडिया रिपोर्टिंग, राइट, दिस इज व्हाट मीडिया वाज मेंट टू बी। बट आप हम जानते हैं कहाँ कहाँ पे पहुंच गए हैं मीडिया। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, ये थोड़ा बहुत है, आराम से देख लेना, मजा आएगा। अब समझते हैं जनरल बाग मैसेकर्स था क्या, राइट, और यहाँ पे फिर हम इसको थोड़ा एंड कर देंगे, थोड़ा ध्यान देना, आराम से बता रहा हूँ उस पर। जनरल बाग मैसेकर्स क्या हुआ था, अब देखो हुआ क्या, वहां पे बैसाखी का दिन था, बैसाखी का दिन था, ये जनरल बाग है। अब हुआ क्या वहां पे, 13 अप्रैल को वहां के लोगों को पता नहीं था, दे केम अनआर्म्ड, दे वर गैदर्ड इन द अमृतसर गोल्डन टेंपल, पब्लिक मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जनरल बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर। दो नेशनलिस्ट लीडर थे, सत्यपाल और सैफुल्लू, इनको अरेस्ट कर लिया था बिना बताए। क्यों, अंडर द रॉयल एक्ट, रॉयल एक्ट के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया था जस्ट बिकॉज दे वर इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर्स। उनको पता था ये कुछ कर सकते हैं, इनको एज ए प्रिकॉशनरी मेजर ऑलरेडी उनको पकड़ के अंदर भेज दिया था, उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं था। तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्ट मतलब कि डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उनको वहां पे पीपल हु वर ऑलरेडी अराइव्ड वेयर इन गोल्डन टेंपल, तो वहां पे वो आके जमा हो गए थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। मेनी विलेजर्स केम टू अटेंड द फेयर वर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी पार्क। अभी बाकी लोगों को तो पता ही नहीं था, वो आगे थे, क्योंकि यहाँ से आप आगे जाओगे तो गोल्डन टेंपल आता है, ठीक है, ये ऐसा है, और यहाँ से आगे जाओगे तो गोल्डन टेंपल है, देखो ये रहा। अब जनरल डायर रीच द मीटिंग प्लेस अलॉन्ग विद द ब्रिटिश ट्रूप्स। जनरल डायर भाई साहब थे, इनको डोवर ने ऑर्डर दिया था, हु वाज द कर्नल देयर, राइट, या फिर हेड। ही ऑर्डर द ट्रूप्स टू फायर, याद रखना ये दे वर अनआर्म्ड, दे वर अनआर्म्ड, उनके पास कोई वेपन नहीं था। डिस्पाइट गिविंग एनी वार्निंग ही ओपनड द फायर, he ordered the troops to fire, the firing lasted for 10 minutes, more than thousands of people were killed. ये number is vague, they were more than 1000, right, more than मतलब thousands of people बोल सकते हैं, were killed and many were wounded. This incident is called General Abak massacres. Massacres क्यों, क्योंकि इनके पास किसी के पास वेपन नहीं था, कुछ नहीं था, they were not even warned, they were not even asked to leave, just उन पे फायर ओपन कर दिया था, और ये इतनी सी जगह थी, यहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं था, देखो यू कैन सी द बुलेट मार्क्स। अब इनके एक पोप्स आए थे, यूके के पोप है, राइट, इंपॉर्टेंट पोप थे, राइट, कभी आराम से देख लेना, न्यूज में थे, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। तो ही केम डाउन इन 1919 से 2019 में ही आए थे, जब कितने 16 साल हो गए थे इस इंसिडेंट्स को। तो ही केम एंड ही अपोलोजाइज, ही इवन स्टार्टेड क्राइंग कि ये जो हुआ था सब गलत हुआ था। बट चलो ये बात ठीक है, ही इज रिलीजियस हेड, बट उनकी क्वीन
अगर ये सब करे तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, राइट। बट डिस्पाइट पोप, राइट, रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, तो रिलीजियस पर्सन्स आर मोर इन्वॉल्व टू ह्यूमैनिटी, राइट। उनको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होता, दे अंडरस्टैंड कि सिन इज अ सिन, चाहे कोई भी करे। तो ही केम, ही अपोलोजाइज्ड, राइट, एंड ही इवन क्राइड देयर। तो ये उनका ये है। तो हमें समझना है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जनरल बाग मैसेकर्स हुआ क्यों था, क्योंकि अंडर रॉयल एक्ट 2 नेशनल इंपॉर्टेंट लीडर्स वर अरेस्टेड। अब उनका अरेस्ट करने के लिए क्या हुआ था, वहां पे बैसाखी के दिन था, 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन सब लोग वहां पे आए। कहां पे, जनरल बाग में। वहां पे वो लोग गैदर हुए टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी, प्रोटेस्ट मतलब डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट दी अरेस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर। वहां पे जनरल डायर आए, उनके पास पावर कहां से आया था, फ्रॉम वेयर डिड ही गॉट द पावर, अंडर द रॉयल एक्ट। और रॉयल एक्ट के अंदर क्या हुआ था, वहां पे ही इंपोज दी मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री लॉ, मिलिट्री लॉ भी था। अभी इतना डिटेल में मत समझना, बट ये मिलिट्री लॉ के लिए पावर देने वाला चीज क्या थी, रॉयल एक्ट, जिसमें यू कैन ओपन दी फायर। रॉयल एक्ट के अंदर क्या था, ये रूल था कि कोई भी वहां पे गैदर नहीं हो सकता, राइट, और ही कैन बी ट्रायल फॉर 2 years। पर यहाँ पे लोग आ गए थे तो वहां पे मिलिट्री लॉ इंपोज कर दिया था। मिलिट्री लॉ के अंदर यू कैन ओपन दी फायर। ये आज भी एक्टिव है, आसपा नाम पे, नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव होता है, पहले जम्मू में भी एक्टिव था, अभी भी कुछ कुछ सेक्शन में एक्टिव है। इस हमारे इतने डिटेल में आने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे अंडर मिलिट्री लॉ ही आस टू फायर, 10 मिनट के अंदर सबको खत्म कर दिया। देयर वाज नो, चारों तरफ से मतलब सराउंडेड था, एक ही गेट था, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए, एंड दे वर मार्टर्ड, राइट। ये इज कॉल्ड जनरल बाग मैसेकर्स। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। और ये फिर भाई साहब आए थे। तो क्या करना है, आराम से टेक योर टाइम, राइट, इसको आराम से लिख लेना है और फ्लो समझना है, किसके बाद क्या आया था, किसके बाद क्या आया था, ठीक है। तो मीनवाइल क्या है, टाइम देने से बेटर है कि आई विल स्टॉप हियर, राइट। तो नेक्स्ट टाइम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और हम समझेंगे कि फिर ये क्वेश्चन भी पूछा था, देखो, करोड़पति में। तो इसका क्वेश्चन आंसर करना है आपको, आराम से देख लेना कि मैंने बताया था, इनडायरेक्टली याद है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं कवर कर लूंगा। ये करोड़पति का क्वेश्चन था, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का शायद क्वेश्चन था, कहीं पे था। सो मैंने अब आस्ट मी कि ये क्वेश्चन आया था सर, तो आई ट्राई टू पुट अप हियर, ठीक है। तो इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अब हम करते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं, राइट, और विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ भी है, टू लेट मी नो, राइट, व्हाट्सअप करने ना ग्रुप पे, आई ट्राई टू हैंडल दिस, राइट। चलो, सो कैच यू, से होम, से सेफ, राइट। चलो, बाय बाय। 1 मिनट देना।